सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। और इस सेशन के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को अगर आप कंसीडर करते हैं 2025 का भी अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो अराउंड 15 के आसपास क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस एंड टेक से हैं। और अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करूं, धीरे धीरे जो वीकली सेशंस आएंगे उसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, वो है साइंस का जो स्पेशल इशू आता है न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, और जो ये स्पेशल इश्यूज आते हैं उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से इसमें अगर आप देखें तो जो भी ये साइंस टेक के कंसेप्ट की अगर हम बात करें और जो भी न्यूज़पेपर के अंदर आता है उसका जो कवरेज है, जो यूपीएससी लगभग फोकस कर रहा है, कभी 2 इयर्स या 2.5 इयर्स तक के जो टॉपिक्स हैं उन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आपको साइंस टेक भी पढ़ना पड़ेगा अगर प्रीलिम्स में हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे। बिकॉज 15 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम के बच्चे हों या कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर वो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है कट ऑफ क्लियर करने की, या जो पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर कर सकें प्रीलिम्स में, वो रिड्यूस आपका होता जाएगा। तो मेरे द्वारा ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की जा रही है। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। और हम लोग एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांस जो टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा, आपको बस क्लास करना है, शॉर्ट में अपने नोट्स प्रिपेयर करने और उस पीडीएफ को रेफर करना है। उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी न्यूज़ में है, वो है फेस थेरेपी। फेस थेरेपी क्या है ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे अगर इस साल का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो इस साल भी जो प्रीलिम्स का जो आपका सेशन हुआ है या जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक लाइन लिखी है, ध्यान से अगर आप देखना तो उसमें एक लाइन लिखी है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि जो वायरस है ना, उस लाइन में क्या मेंशन है कि जो वायरस है, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया, चाहे हम अपनी बात करें या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे मान लो कि वायरस हो गया, या फिर आप मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया हो गया, या मान लीजिए कि फंजाई हो गया। ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली लिविंग सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है या हम इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि कई बैक्टीरिया हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो ये क्या है कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है टीबी की बीमारी इंसानों के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे जीव होते हैं। अब इनके खिलाफ अगर हमें मान लो अपने आप को ट्रीट करना है तो हमें क्या है, कई सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। जैसे अगर टीबी से अगर हम ग्रसित हैं, तो टीबी से अगर हम ग्रसित हैं तो उसके लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आप देखें कोई और बीमारी है तो उसके लिए भी आपको जो भी आप कह सकते हैं कि दवा है वो लेनी पड़ेगी। जैसे खास तौर से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी बीमारीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत पड़ता है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियाज है ना, ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो भी ये बैक्टीरियाज हो रहे हैं, ये बैक्टीरिया एक प्रकार के बेशर्म टाइप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरिया पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि मुझ पर दवाई का असर नहीं पड़ता है। आप बीमार होते हो, बीमार होने के बाद आप दवा खाते हो, दवा का कोई असर इन बैक्टीरिया पर नहीं पड़ रहा है। और ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये वर्ड आप याद रखना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्ड जो है ये यूज़ होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि जैसे अगर अभी जैसे मैंने आपसे टीबी की बात की है, तो ये जो टीबी है, इसके जब भी कोई टीबी से ग्रसित होता है तो जो टीबी है, टीबी के कंटेक्स्ट में भी
कई प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। सपोज़ करो कोई जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसका असर इस बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उसे बोलते हैं एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी का मतलब हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेंस में भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक ये वर्ड यूज़ होता है। इट मीन्स व्हाट, कि ऐसी टीबी जिस पर मल्टीपल जो दवाइयाँ टीबी के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं उसका इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। फिर आपने क्या किया, कुछ एडवांस दवाएं हैं, आपने क्या किया कि ठीक है कुछ दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो आपने दूसरी दवाइयाँ लेनी चालू की, अब उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी टीबी को क्या बोलते हैं, एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी वर्ड जो है उसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एमडीआर टीबी हो गया, एक्सडीआर टीबी हो गया, और ये जो टीबी कॉज हो रही हैं वो कैसे कॉज हो रही हैं, उस बैक्टीरिया से जिन पे स्पेसिफिक दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई प्रकार की दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी। नई प्रकार की दवाइयाँ बनाने का मतलब होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि ठीक है आपने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर एक दवा बनाई, बट क्या गारंटी है कि वो दवा बहुत समय तक चले। वायरस बैक्टीरिया दोबारा से अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे और उन पर दवा का असर नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़, ओवर यूज़ और ये सब कर ही रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है ना कि आप बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल भी करोगे, बट देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उन दवाइयों का बाद में भी असर ना पड़े। तो फिर क्या है, कोई सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा, सॉल्यूशन ऐसा जो परमानेंट हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं फेज थेरेपी। ठीक है, ये फेज थेरेपी का कंसेप्ट आपका इमर्ज होता है। अब यहाँ पे ये जो फेज थेरेपी की अगर बात करें, तो फेज थेरेपी की अगर बात किया जाए तो क्या है, फेज थेरेपी की अगर बात किया जाए तो क्या है, फेज थेरेपी बेसिकली क्या है, जैसे कहा कि ठीक है तुम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो, तुम ऐसे अपने बैक्टीरिया अपने आप को कहता है कि नहीं मुझ पर किसी दवाई का असर नहीं है, तो फेज थेरेपी क्या कहती है, मैं हूँ ना, मतलब मैं हूँ, चिंता मत करो, अभी तुम ज़्यादा समय तक यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये फेस थेरेपी पे लगातार रिसर्च हो रही है। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे ये फेस थेरेपी होती क्या है। दूसरा हमें ये जानना है कि ये जो फेस थेरेपी है, ये फेस थेरेपी में में जो ये वर्ड मेंशन है फेस या फाज, जिसे हम एक शब्द मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस थेरेपी में सबसे पहले लेट्स सी, एक टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फेज या फाज वर्ड अलग अलग तरीके से इसका जो है इस्तेमाल जो है करता है। जैसे इस साल के प्रीलिम्स में एक आप देखोगे ना, एक शब्द जो चयन एक शब्द यूज़ हुआ था कि जो है ना, इफ़ यू रिमेंबर, तो एक चीज़ जो मेंशन हुई थी वो क्या हुई थी कि जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, ये आप कहा था कि क्या कोई वायरस जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या है कि यस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट आपका किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपकी हाईलाइट की गई है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हेन यू आर यूजिंग, जैसे लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि क्या कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यस कर सकता है। और ऐसे जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं उन्हीं को हम एक शब्द यूज़ करते हैं, दैट वी कॉल इट एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये वायरस, जैसे अगर आप इमेज देखो, ये जो वायरस है क्या किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये बैक्टीरियाज हैं, ये वायरस है, तो क्या इसको इन्फेक्ट कर सकता है, तो आंसर क्या है, यस, जो वायरस है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फेक्ट करने के बाद उस पर वो जा सकते हैं, उस पर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर काफ़ी समय तक कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बैक्टीरिया का खात्मा भी कर सकते हैं। तो ये जो ऐसे वायरस होते हैं ना, उन्हें फाज या बैक्टीरियोफाज शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज़ आप समझना कि जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट वी कॉल इट एज फास्ट थेरेपी, जब आप इस फास्ट थेरेपी की बात करोगे तो इसका मतलब क्या है, इस थेरेपी में आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, आप फास्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। फास्ट का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे वायरस का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि बैक्टीरिया को टारगेट कर सकता है और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसका खात्मा भी कर सकता है।
तो ये चीज़ क्या है, ये जो अप्रोच है, ऐसे जो वायरसेस हैं, इन वायरसेस का जब आप इस्तेमाल करोगे जो कि बैक्टीरिया का खात्मा कर सकते हैं, तो इन्हें हम फाज वर्ड बोलते हैं या फेज वर्ड बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल करके जब आप कोई ट्रीटमेंट में लाइक वर्क करते हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फाज थेरेपी। क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फाज थेरेपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। दिस इज़ अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर कुछ पॉइंट्स और भी इसके अंदर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट अगर किया जाए कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, देर आर वेरियस वायरसेस एंड दीज वायरसेस दे कैन अफेक्ट द बैक्टीरिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ऐसे जो वायरसेस हैं इन्हें हम फाज तो बोलते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखो कि जितने भी आपके ये फाज हैं, ये फाज स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक फाज होगा वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करेगा। स्पेसिफिक क्या है, बैक्टीरिया को टारगेट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी फाज लिया और आपको लगता है कि यार ये वायरस है और मतलब आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और उसमें उस वायरस का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक जो वायरस है ना, उस स्पेसिफिक वायरस का ही आपको इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो बैक्टीरिया है ना, इन बैक्टीरिया के अंदर जो एक डेवलपमेंट आ रहा है वो ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब एक तरीके से इनमें किसी भी दवा का जो एंटीबायोटिक्स है इनका असर उन पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। अब अगर आप नई दवा बनाओगे भी तब भी क्या गारंटी है कि फ्यूचर के अंदर भी ये जो है मतलब अपने आप को इवॉल्व ना कर लें, तो आपका दवा किसी काम की नहीं रहेगी। बट अगर आपने इस बैक्टीरिया को मारने वाला जो ये वायरस है जिसे हम एक फाज बोल रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या है बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं कर पाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू इवॉल्व इट सेल्फ। पॉइंट आपको समझना है, ये अपने आप को इवॉल्व ही नहीं कर पाएगा। कैसे इवॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो वायरस नेचुरल है, बैक्टीरिया नेचुरल है, वो उसका नेचुरल प्रीडेटर है, वो नेचुरल उस पर हमला करेगा, इन्फेक्ट करेगा और उसका खात्मा करेगा। तो आपने उस वायरस को पकड़ लिया और उस वायरस जिसे हम फाज बोल रहे हैं उसके बेसिस पर ऐसे बैक्टीरिया को टारगेट करना चालू कर दिया जो आपके शरीर में मौजूद है और उस पर दवा का असर नहीं पड़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो अप्रोच है ध्यान से समझना, इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फास्ट थेरेपी। तो न्यूज़पेपर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिस्कशन हुआ है, ठीक है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो है वो आपका जो है वो आपका हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट हाईलाइट किया गया। दूसरा देखो, इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हाईलाइट किया गया है, दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट किया गया है कि आप अगर फास्ट थेरेपी, जैसे ध्यान समझना कि अगर आप फास्ट थेरेपी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप यू आर थिंकिंग कि ठीक है चलो फास्ट थेरेपी हम लेकर चलें, क्योंकि सोवियत यूनियन के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल होता था। ऐसा नहीं कि हम पहली बार इस थेरेपी को डेवलप कर रहे हैं, ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि पहले के समय में भी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। कई बार इस थेरेपी को प्रीवियस टाइम पे यूज़ किया था, फिर कुछ इश्यूज़ आए थे, फिर ये फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं इनकी भी लॉबीज़ क्रिएट हुई, तो धीरे धीरे हम भूल गए लाइक फास्ट थेरेपी की, ठीक है फास्ट थेरेपी यूज़ करें ना करें, लेकिन अब देखो ये ज़रूरत बन गई है, ज़रूरत बन गई है और इस पर काफ़ी अधिक रिसर्च जो है लगातार हो रही है कि हाँ इस थेरेपी को इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए। इट हैज़ बीन हाईलाइटेड। अब जो भी ये फाज है, इस फाज को आप लाओगे कहाँ से, तो एक तरफ आपका कहा गया कि एक नेचुरल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। नेचुरल का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि आप जो बैक्टीरिया मौजूद है ना, जो बैक्टीरिया मौजूद है किसके अंदर, पेशेंट के अंदर, ये बैक्टीरिया कैसा है, ये बैक्टीरिया ऐसा है जो जिस पर दवाई का असर नहीं पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया को पेशेंट से निकाला और इसका जो नेचुरल फाज है, फाज मतलब वो वायरस है, उसको आप नेचुरली आइडेंटिफाई कर रहे हो। आइडेंटिफाई करके फिर क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू कि आप फाज आइडेंटिफाई करोगे, वायरस आइडेंटिफाई करोगे, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराओगे, जो फाज है वो आप डेवलप करोगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस चीज़ को क्या है पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दोगे। दूसरा ये भी है कि आपको इस प्रोसेस से ये पता चल जाएगा कि अगर कोई बैक्टीरिया B1 है तो इसके खिलाफ एक फाज V1
या P1 जो है वो वर्क कर जाएगा। मतलब ये वायरस है, ये इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। इट मीन्स वो फाज जो है वो आपको पता चल जाएगा स्पेसिफिक बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में, और आप क्या कर सकते हो, एक फाज बैंक बना सकते हो, और उस फाज बैंक के अंदर ऐसे जो फाज या वायरस हैं वो उनका सीक्वेंस आप मेंटेन करके रख सकते हो। ज़रूरत के हिसाब से फिर आप उसको लगातार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो एक तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये भी आप पॉइंट आप याद रखना कि दूसरा ये भी है कि आप जेनेटिकली आप क्या कर सकते हो, इसकी इंजीनियरिंग कर सकते हो। जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो है वो आप कर सकते हो। जेनेटिकल इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ कि आप क्या कर सकते हो कि मतलब लैब में आप जैसे जो लैब है उस लैब में सर्टेन चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उस पर बदलाव कर सकते हो और लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को आपने आइडेंटिफाई किया, और फिर जो फाज है उसको आपने आइडेंटिफाई किया, लैब में सर्टेन चेंजेस करके जो फाज है स्पेसिफिक फाज है उसका डेवलपमेंट आप जो है कर सकते हो, और फिर उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। मतलब एक तो नेचुरल सोर्स हो सकता है इसका, और एक आप अपना मतलब लैब के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं, बट नेचुरल जो सोर्स होगा वो ज़्यादा आपका अफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा समझना क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने अभी देख लिया है, ध्यान समझना क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि इस फास्ट थेरेपी के अंदर हम उन बैक्टीरिया को टारगेट कर रहे हैं जिन पे दवा का असर नहीं है। फाज होते क्या हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये इन्हें हम बैक्टीरियोफाज वर्ड भी जो है वो यूज़ करते हैं, ये वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ आती है कि जो अगर आप बैक्टीरिया की बात करोगे ना तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, एक दो चार तो है ही नहीं। अब कौन सा फाज किस बैक्टीरिया में काम करेगा, ये वेरी डिफिकल्ट, हाउ यू विल आइडेंटिफाई इट। तो इसका भी हमें सॉल्यूशन अपनाना पड़ेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन जो है एआई सिस्टम के विद इन इसका एक सॉल्यूशन डेवलप किया गया है, और वहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है जीन पॉल पिर्ने। पर्सन का नाम क्या है, जीन पॉल पिर्ने। तो ये जीन पॉल पिर्ने करके हैं, और इन्होंने एक स्पेसिफिक जो है आप कह सकते हो कि इन्होंने एक स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो आपका डेवलप किया है, और उस डिवाइस का नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एज पिर्ने डिवाइस। क्या किया गया है, उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिर्ने डिवाइस। ठीक है, तो आप समझना कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यार बैक्टीरिया है उसके स्पेसिफिक कौन सा फाज यूज़ करोगे, भाई वायरस कौन सा यूज़ करोगे। ऐसा 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 नहीं कि कोई भी फाज किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ कर लोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वायरस है जो आप यूज़ करोगे स्पेसिफिक उस बैक्टीरिया के खिलाफ। तो इसके लिए एक एआई का इस्तेमाल करके एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है पिर्ने डिवाइस, और ये डिवाइस इतना सोफिस्टिकेटेड है कि आपको करना क्या है, बस पेशेंट के अंदर से जो सैंपल लेना है उससे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है, इस डिवाइस पे डालना है। ये डिवाइस अपने आप ही जो फाज है उस फाज का जीनोम, मतलब कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सा फाज है उसका जो भी जेनेटिक मेकअप है या उसके जो भी मतलब उसका स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद तुरंत जो भी फाज है उसको खुद ही बना देगा, और उस बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं, उस बैक्टीरिया की बात करें तो उस बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में फाज आपने डेवलप कर लिया, अब फिर वो पेशेंट के अंदर अपने आप जो है इंसर्ट किया जा सकता है। तो आप सोचोगे कितना आसान होगा कि मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप गली गली घूम रहे हो या आप इधर उधर जा रहे हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार ये वायरस इफेक्टिव है, वो वायरस अफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना समझना है कि जो भी वायरस आप आइडेंटिफाई करना भी चाहते हो वो ये डिवाइस अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा। मतलब वो जो फाज है वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा, और वो बता देगा कि देखो ये बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ ये फाज वर्क करता है, और वो फाज भी खुद बना देगा, और उस फाज को लेके आपको मात्र पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देना है। फाज जो उन बैक्टीरिया का खात्मा कर देगा। तो इसी अप्रोच को क्या बोला जाता है, इस अप्रोच को पूरे तरीके से हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फास्ट थेरेपी। तो ये आपको समझना है कि फास्ट थेरेपी क्या है। ये फास्ट थेरेपी बेसिकली आपसे डायरेक्ट प्रश्न मेंस में आ सकता है कि फास्ट थेरेपी क्या है, कैसे इफेक्टिवली काम किया जाता है, और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन जो है इसमें आपके लिए फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी ये डेवलपमेंट्स आपके होते हैं, ये डेवलपमेंट्स बहुत अल्टीमेट होते हैं, और इससे यूपीएससी काफ़ी अधिक अफेक्टेड है, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस होती है। और क्वेश्चंस जो अपने साइंस एंड टेक और इन सब के जो बना रही है ना, 14-14, 15-15 क्वेश्चंस हैं, और अगली बार भी पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस आने की, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस साथ में होती है।
तो आप मानकर चलें कि इसके पीछे जो सोर्स है, रिसेंट डेवलपमेंट्स जो आपके हो रहे हैं, खासतौर से न्यूज़पेपर में स्पेसिफिक इश्यूज साइंस टेक के अंदर आते हैं, तो उन पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर आप उसको मिस करते हैं तो दैट इज़ अगेन अ वेरी, वी कैन से कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन अगेन इस चैनल के अंदर हम लोग वीकली बेसिस में जो है कंटेंट को कवर करते जाएंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं, सो माय नेम इज सौरभ पांडे, ठीक है। तो आप और बाकी कंटेंट भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक बहुत और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। वो क्या है, दैट वी कंसीडर और वी कॉल इट एज S8 टेंशन, ठीक है। ये एक टॉपिक आपका आता है दैट इज़ कॉल्ड एज, एक बार आप ये देख लो, एक टॉपिक आता है दैट इज़ S8 टेंशन। अब ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हमें क्या है कि हमें क्या जानना पड़ेगा कि S8 टेंशन बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। अगर इस पे देखो कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, फास्ट थेरेपी पे देखो मेंस का प्रश्न बन सकता था, लेकिन S8 टेंशन पे कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, इसमें प्रीलिम्स का प्रश्न बनेगा। मैं प्रश्न भी धीरे धीरे आपको जब, क्योंकि वीकली सेशन होता रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो जो S8 टेंशन है, इसमें प्रीलिम्स का बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए S8 टेंशन रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो आइडिया होना चाहिए कि ठीक है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है ना। तो हमको थोड़ा सा वो आइडिया होना चाहिए, उसको समझते हैं एक एक करके, ठीक है। टॉपिक का नाम आप नोट कर लो, दैट वी कॉल इट एज S8 टेंशन। ध्यान से समझना। अब देखो क्या है कि ये आपका यूनिवर्स है। ये क्या है, दिस इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स में अगर इफ़ यू विल फाइंड द यूनिवर्स, यूनिवर्स में एक चीज़ क्या बोली जाती है कि देखो यूनिवर्स हमारा जो है वो लगातार क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। जैसे यू मस्ट हैव रेड अबाउट व्हाट वी कॉल इट एज बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने रीड किया होगा। बिग बैंग थ्योरी जो है इसके बारे में यू मस्ट हैव रेड। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 बिलियन साल पहले कुछ ऐसा इवेंट हुआ, लाइक है ना, यूनिवर्स बिगेन 13.8 बिलियन ईयर एगो इन अ यूनिफॉर्म स्टेट। मतलब ये कहा गया कि एक सिंगल पॉइंट था और इस सिंगल पॉइंट में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोड होने के बाद क्या है कि धीरे धीरे जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होने लग गया, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि बिग बैंग थ्योरी साफ साफ ये कहती है कि देखो पहले हम एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया जिसे सिंगुलैरिटी वर्ड यूज़ करते हैं, और वो पॉइंट है उसमें बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन आप कह सकते हो कि एक्सप्लोजन हुआ, और जैसे है ना एक्सप्लोजन हुआ, फिर वो जो एक्सप्लोजन है उस एक्सप्लोजन में धीरे 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 जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है, लगातार एक्सपैंड जो है वो करता जा रहा है। कई ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्ड यूज़ होता है, आपने शायद इसके बारे में रीड भी किया होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे हम कहते हैं कॉस्मिक, इट इज़ कॉल्ड एज कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसे शॉर्ट में हम CMB वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये कॉस्मिक जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, ये बेसिकली है क्या, ठीक है। ये बेसिकली आपका है क्या, तो ये बेसिकली क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा एक कंसेप्ट है जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि जैसे जब एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जैसे एक सिंगल पॉइंट है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हुआ, तो कैसे बना, 13.8 बिलियन साल पहले आप चले गए। अब इसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जब ये बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा, जब ये आपका एक वी कैन से कि एक बड़ा एक्सप्लोजन इस तरीके से हुआ, तो धीरे धीरे आपका यूनिवर्स भी क्या है, तेज़ी से क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन भी क्या हुआ, उस एक्सप्लोजन की वजह से सर्टन लाइट्स जो हैं वो भी आई। जैसे होता है ना कि बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो एक भयंकर बड़ी सी एक रोशनी है, वो रोशनी भी जनरेट हुई। अब कहा क्या जा रहा है कि जो ये, जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, तो ये है क्या, इट इज़ कंसीडर टू बी, ध्यान समझना पहले, अ कूल रेमिनेंट, अ कूल रेमिनेंट ऑफ द फर्स्ट, ऑफ द फर्स्ट लाइट, ऑफ द फर्स्ट लाइट दैट कुड, ध्यान समझना पहले फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दैट कुड एवर ट्रैवल, दैट कुड एवर ट्रैवल थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स। इट मीन्स व्हाट, इसका सिंपल सी बात ही क्या हुआ कि जैसे अगर सपोज करो मैं इस रूम में हूँ, मैं आई एम टेकिंग द सेशन, अभी लाइट बंद है, एकदम से लाइट जलेगी, तो जब मान लो एक, अब ऐसा इमेजिन करो पहली बार लाइट जल रही है, जब पहली बार लाइट जलेगी तो क्या होगा, पहले एकदम से अंधेरा था, फिर एकदम से क्या हुआ, लाइट आई,
तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है ये क्या है, ये पहली लाइट है, जैसे जब एक्सप्लोजन हुआ लाइट जनरेट हुई और वो लाइट जो है लगातार ट्रैवल करती जा रही है। वो जो लाइट ट्रैवल करती जा रही है उसका जो रिमेन्स हैं उनको आज भी हम ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही हम ये कहते हैं कि देखो ये लाइट जो है, ये लाइट जिसे हम एक वर्ड भी यूज़ करते हैं फॉसिल रेडिएशन, तो ये लाइट आज भी जो है ऐसा ट्रैवल कर रही है। बहुत सारे जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं वो टेलीस्कोप इस चीज़ को उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो लाइट है ये रेमिनेंट लाइट है या उस समय की लाइट है। इट मीन्स वॉट कि ये जो लाइट जनरेट हुई है ये बहुत समय पहले है, और उसी से एसोसिएटेड वो कुछ ना कुछ कंक्लूड करता है अबाउट द बिग बैंग जो थ्योरी है, या जो कहा गया है कि यूनिवर्स लगातार जो है वो एक्सपैंड करता जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो लाइट रेमिनेंट लाइट है या फिर ये जो कूल्ड रेमिनेंट ऑफ द फर्स्ट लाइट है, इसी को हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट वी कॉल इट एज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वर्ड जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपके मन के अंदर क्या आना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपका ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है ये, या फिर आप कह सकते हो कि जो ये लेफ्ट ओवर रेडिएशंस हैं ये, या फिर ये कुछ रेडिएशंस उस समय की बची कुची हैं जिसको हम हमारे टेलीस्कोप्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि S8 क्या है। S8 क्या है कि S8 बेसिकली इसी चीज़ से एसोसिएटेड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो S8 क्या है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके माध्यम से आप यूनिवर्स में जो अलग अलग मैटर्स बन रहे हैं, जैसे सपोज करो कि आपके सामने मैं ये वाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जब ये वाइट पेंसिल बनी होगी तो इसका एक सर्टेन पार्टिकल होगा, फिर उसमें दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, सात, ऐसा लाख में, मिलियन में, ऐसा ऐड ऑन करके एक मैटर जो है वो क्रिएट होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक एक्सप्लोजन हुआ और ये सारे मैटर्स बनने लग जाएं। या मैटर वर्ड का मतलब क्या होगा कि जो अलग अलग, जैसे मान लो स्टार्स बन रहे हैं, अलग अलग जो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, वही पार्टिकल्स आपस में जुड़ के और फिर वो एक कुछ मैटर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब S8 अगर आपसे पूछे क्या है, तो S8 बेसिकली मतलब यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो S8 क्या है, S8 बेसिकली मेज़र करता है कि मैटर की जो डेंसिटी मतलब सपोज करो कि इतना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में कितना पार्टिकल्स या चीज़ें मौजूद हैं, उसको मेज़र करने के लिए आप एक पैरामीटर ना होता है, उसे हम एसेट बोलते हैं। जैसे अगर आपको अगर आपको दूध नापना है कि ये जो मिल्क है ये कितना मिल्क है, तो आप बोलोगे लीटर के बेसिस में आप नापोगे। सपोज करो आपको ये नापना है कि ये आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप मीटर या किलोमीटर के बेसिस में आप नापोगे। तो ये क्या होता है, ये पैरामीटर्स हैं जिस बेसिस पे आप नाप सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये देखना है कि ये जो मैटर है, ये मैटर का जो डेंसिटी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको नापने के लिए जो एक पैरामीटर अपनाया जाता है उसे हम कहते हैं S8। क्या बोलते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी S8। तो S8 अगर आपसे पूछा जाए, जो S8 है इट मेजर्स द मैटर डेंसिटी फ्लक्चुएशंस, अलग अलग जो मैटर है इनमें जो उसकी डेंसिटी में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको ये नापेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 26 मिलियन लाइट ईयर पहले, 26 मिलियन लाइट ईयर पहले ये इतना था, इसकी डेंसिटी इतनी थी। उसके बाद जो है कुछ समय बाद इसकी डेंसिटी और कुछ हो गई, फिर उसकी डेंसिटी कुछ और हो गई। तो ये जो पैरामीटर अपनाओगे, जिस बेसिस पर आप ये चीज़ कंक्लूड करते हो, उसी को हम S8 बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज S8 जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो S8 है ये लगभग 26 मिलियन, पॉइंट याद रखना, 26 मिलियन लाइट ईयर्स, 26 मिलियन जो लाइट ईयर्स हैं, इतना आपका जो पुराना यूनिवर्स की अगर बात करें, उस चीज़ को नापने का प्रयास किया जाता है एसेट की अगर बात करें। और यही एक एस्पेक्ट है जो हमें आइडिया होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए कि एसेट क्या है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज S8 टेंशन। वर्ड हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, जो एक वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट वी इट इज़ कॉल्ड एज S8 टेंशन। S8 टेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब S8 टेंशन क्या है आपके मन में आना चाहिए, S8 तो जान गए। अब S8 टेंशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सेट ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है। सपोज एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी से जाके आपसे कोई पूछा, आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए और जाने के बाद आपसे पूछा गया कि यार आप कितने किलोमीटर गए, तो आपने बोला मैं 20 किलोमीटर गया।
सामने वाला कह रहा है नहीं यार इतना हो ही नहीं सकता, 25 किलोमीटर है ये तो, नहीं आप क्या 20 है, होने वाले 25 है। तो क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ना। आपके ऑब्जर्वेशन में आपने बोला यार 20 किलोमीटर है, सामने वाला कह रहा 25 किलोमीटर है। अब इसी तरीके से क्या है कि जो S8 है वो क्या कर रहा है, इट मेजर्स द मैटर डेंसिटी, उसने कहा कि इतना डेंसिटी है। तो जो डिफरेंट सेट ऑफ ये जो S8 का ही पैरामीटर और इसमें डिफरेंट जो वैल्यूज हैं या डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, एक ने वैल्यू x बोली, दूसरे ने वैल्यू y बोली, तीसरे में पैरामीटर S8 का इस्तेमाल किया तो z बोली। तो ये जो डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल जो मेथड हैं यूज़ किए जाते हैं, जिसके बेसिस पर जो S8 की वैल्यू है वो आपकी वेरी करती है। तो ये जो आपकी डिस्क्रिपेंसी है जिसमें डिफरेंट वे में जो ओवरऑल S8 की वैल्यूज़ आप S8 के टर्म पे जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उसी को हम S8 टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे टेंशन वर्ड का क्या मतलब है कि जो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूएशंस या ऑब्जर्वेशंस S8 के कंटेक्स्ट में हैं उसको हम S8 टेंशंस बोलते हैं। मतलब अलग अलग वैल्यूज़ है कि जैसा मैंने आपको किलोमीटर के टर्म पे बोला कि किसी ने बोला 20 किलोमीटर और किसी ने बोला 25 किलोमीटर, तो इसमें भी ऐसे डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अगर आप कहते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब वो जो कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हीं को जनरली हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कंसिडर टू बी S8 टेंशन। ठीक है, ध्यान में रखना। सो बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से और अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ना है। ऑफर आज ही ख़त्म हो रहा है। कोड यूज़ करना है SPLIVE, इस कोड को यूज़ करेंगे तो इसमें देखो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या है कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। GS CSET टेस्ट सीरीज़ है, सारे बैचेज आप एक्सेस कर सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-to-1 मेंटरशिप है और मेन टेस्ट सीरीज़ है। और इसको यूज़ करके आप मेरा करंट अफेयर साइंस टेक की भी जो कोर्सेज हैं वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी और लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस अमाउंट में आप पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें हम लोग आगे करके भी जो है वो डिस्कस लाइक वी विल डू। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है और दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज ई टैटू। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज़ कॉल्ड टू बी ई टैटू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ई टैटू वर्ड कोई बोल दे तो आप यही सोचोगे यार कोई ऐसा ही लाइक फॉर एग्जांपल आप मतलब यू कैन सिंपली कंक्लूड कि ठीक है ई टैटू, अच्छा ई टैटू तो हो सकता है कि कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से टैटू लगा दिया जाए वो ई टैटू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो देखो रिसेंट, ये भी रिसेंट डेवलपमेंट है। कहीं पूछ लिया जाए ई टैटू के बारे में तो आप किसी भी जो ट्रेडिशनल किताबें उसमें आपको मिलने वाला नहीं है कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। ठीक है, इसका PDF आप पूरा सेशन का सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको अवेलेबल लास्ट में हो जाएगा। तो ई टैटू क्या है, देखो ई टैटू, व्हेन यू टॉक अबाउट द ई टैटू क्या है, ये एक वर्ड यूज़ करना यूज़ हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसको वी विल डिस्कस ऑल्सो, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि देखो क्या है कि एक वर्ड यूज़ होता है वियरेबल टेक्नोलॉजी। ये वर्ड याद रखो, इसे यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज वियरेबल टेक्नोलॉजी। वर्ड यूज़ किया जाता है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अच्छा, वियरेबल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड यूज है वियरेबल, जिसे आप पहन सकते हो। जैसे आज के टाइम पे कई वॉचेस चलती हैं, अभी अभी मान लो वॉच पहना है, वो वॉच आपका क्या है सारा जानकारी दे देगी, कितना ज़्यादा लाइक इट कैन टेल यू कि ऐसा मतलब कितना कैलोरी बर्न हुई, बहुत सारी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जो वॉच अगर हुई तो आपकी पल्स रेट, हार्ट रेट, बहुत चीज़ें बता देगी आपको। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको आप पहन सकते हो उसमें कई प्रकार के सेंसर्स होते हैं और उस बेसिस में आपके जो भी मॉनिटरिंग है बॉडी की वो होती रहती है। उसका डेटा जो है उस डेटा को आप देख सकते हो और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उसकी आपको जानकारी हो जाएगी। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब देखो एक कंसेप्ट और आ गया है जिसे हम कहते हैं वियरेबल न्यूरो टेक्नोलॉजी। एक वर्ड और यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वियरेबल न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, वियरेबल न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब आप ये समझो वियरेबल न्यूरो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि ये जो ई टैटू है ये बेसिकली एक वियरेबल न्यूरो टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या है, जिसमें मतलब जो आपका ब्रेन है, जैसे आप इमेज देखो ना, ये थोड़ा सा वैसे समझने के लिए है। इस ब्रेन के अंदर एक सर्टन ऐसा चिप टाइप लगाया जाता है, जैसे टैटूइंग होती है ना वैसा लगाया जाता है, जहाँ पे क्या है, एक तो ये एक बहुत ही लो कॉस्ट होती है, ठीक है। दूसरा इसमें स्किन फ्रेंडली मटेरियल होता है, स्किन फ्रेंडली मटेरियल होता है और ये आपका
ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकती है। ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटी एकदम ये टैटू फॉर्म में ही होता है। यहाँ पे चलो इमेज में ऐसा दिख रहा है, यहाँ ऊपर साइड के ऐसे इस वाले हिस्से में ऐसे इसको लगाया जाता है और ये ई टैटू इसको बोलता है। और धीरे धीरे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि ये अगर लगाया जाएगा तो इससे क्या है कि व्हाट वी कॉल इट एज कि जो भी ऐसा ब्रेन में कुछ भी एक्टिविटी होती है उस चीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये जो वियरेबल न्यूरो टेक्नोलॉजी है, ये एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे जैसे जिसे हम ई टैटू बोलते हैं, जो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेज़र कर सकती है। ये आपका ब्रेन है, इस एक्टिविटी इसके जो भी डेवलपमेंट है उसको ये मेज़र कर सकती है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे जो ब्रेन में वेव्स हैं उसको ये मेज़र कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब क्या डेवलपमेंट ब्रेन और इन सब में हो रहा है उसको मेज़र कर सकती है। और इसमें भी स्पेसिफिकली कुछ जैसे मान लो इसको भी डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। जैसे ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऐसा बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में स्किन के ऊपर जैसे यहाँ पे ऐसा लगाया जाता है और उसमें कुछ ऐसा सर्किट बनता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और वो जो भी आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, ये जो ई टैटूइंग है, तो वो ब्रेन में आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ना उसको मेज़र करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। और उस बेसिस में बहुत कुछ जो है वो बता सकते हैं कि हाँ कि आपके जो ब्रेन में है वो ब्रेन में क्या चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को नापा जा सकता है। कई सारे जो आपके ब्रेन में के जो सिग्नल्स हैं उसमें ये जाना जा सकता है कि आप थक तो नहीं गए हो, क्या आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी सही है नहीं सही है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पायलट है, अगर पायलट कोई है तो कई बार क्या होता है पायलट्स मान लो रात को नहीं सो अब प्लेन चला रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पायलट्स नहीं सोए और ऐसा चलाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके माध्यम से नापा जा सकता है कि क्या जो लॉन्ग फ्लाइट के बाद जो पायलट का ब्रेन है वो बहुत ऐसा थका हुआ तो नहीं है, क्या उसने प्रॉपर रेस्ट लिया है कि नहीं लिया है। जो सर्जन्स हैं वो भी अपना कंसंट्रेशन कि हाँ मेरा माइंड पूरे तरीके से कंसंट्रेटेड है कि नहीं, फोकस्ड है कि नहीं, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बहुत नुकसान कर सकती है। स्टूडेंट्स या ऑफिस वर्कर्स हैं वो भी अपना मेंटल ओवरलोड, कोई भी ऐसा मेंटल ओवरलोड है उसको भी वो नाप सकते हैं। ठीक है, जो मेंटल ओवरलोड है उस मेंटल ओवरलोड को भी वो नाप सकते हैं। तो ये खासियत है। देखो ये आजकल मतलब जैसे मान लो आप जो भी एआई सिस्टम डेवलप कर रहे हो आज के टाइम पे, उस एआई सिस्टम को जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट में जो डेटा इस्तेमाल करता है वो हम लोग जो जैसे मान लो आप सोशल मीडिया कहीं भी जो भी एक्टिविटी करोगे उससे जो डेटा जनरेट होता है, कहीं भी ऐसा डेटा जनरेट उसके बेसिस पे जो पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा उसके बेसिस पे आपका एआई सिस्टम बन रहा है। अब इसके आगे दुनिया जाना चाहती है। वो है ना, मतलब वो ब्रेन के डेटा को, क्योंकि अगर ब्रेन के डेटा को स्टडी कर लिया जाए, ब्रेन के डेटा के बेसिस में एकदम एआई सिस्टम क्या है कि एकदम रियल चीज़ें सामने प्रस्तुत कर सकता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये इंसान के द्वारा किया गया है या इसे एआई ने किया है। ऑल्दो ये इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से हाईलाइट करना, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस चीज़ को जरूर से हाईलाइट करना। अगर आपको मान लो कोई क्वेरी है, कोई पीडीएफ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर से बताएं। और कोशिश करें कि देखो ये जो वीकली डिस्कशंस होते हैं तो इन वीकली डिस्कशन को आप फॉलो करें, यू विल फाइंड द डिफरेंस। आप देखोगे कि ये जो कंटेंट है इन कंटेंट को कवर करके आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो साइंस टेक पढ़ना ज़रूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपको लग रहा हो कि यार बिना टेक्नोलॉजी को जाने आप सिलेक्शन ले लेंगे तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। यूपीएससी हो सकता है आगे चल के इसके जो स्कोप है उसको बढ़ाती चली जाए, क्योंकि अब बिकॉज आजकल भी ब्यूरोक्रेसी में भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी उन्हें स्पेशलाइज्ड जो है लोग हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सपोजोमिक्स। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एक्सपोजोमिक। ठीक है, इसको देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एक्सपोजोमिक। यहाँ ध्यान से देखो, एक्सपोजोमिक है। अब जैसे मान लो ये एक इंसान है, बहुत पॉइंट ध्यान से देखना, ये हम लोग हैं। इस इमेज से आपको इसका बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, ये इमेज है। अब इस इमेज से बहुत चीज़ें हम क्या जान सकते हैं, यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि हम जो इंसान है, चाहे वो कोई पॉल्यूटेंट है उसका असर हम पर पड़ रहा है, कई प्रकार के केमिकल्स हैं उसका असर हम पर पड़ रहा है, हम क्या खाते हैं उसका असर हम पर पड़ रहा है, सोशल एनवायरनमेंट है उसका भी असर हम पर पड़ रहा है। ठीक है, और बहुत सारी और भी डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका असर भी हम पर जो है पड़ रहा है। तो ये जो एक्सपोजोम है,
एक्सपोजोम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर इंक्लूडिंग पॉल्यूटेंट, हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड इवन थेरेपी। मतलब जितने भी ओवरऑल फैक्टर्स हैं उनका जो पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा जितने भी ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के प्रति जो हम एक्सपोज होते हैं और उसका असर हम पर क्या पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एक्सपोजोम्स। और एक्सपोजोम्स क्या? एक्सपोजोम्स है, और इसी की जब हम स्टडी करते हैं, जब आप इसकी स्टडी करते हो तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोजोमिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि ये बहुत मतलब फोकस किया जा रहा है कि हम ये थोड़ा सा जानें या हम ये चीज़ थोड़ा सा समझें कि जो एक इंसान है वो इंसान बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो बस दूसरे इंसान के द्वारा कुछ किए गए कार्यों से या कुछ ऐसे आसपास के थोड़े बहुत चीज़ों से ही अफेक्ट होता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि उस इंसान को अफेक्ट करते हैं, और उस चीज़ को क्या है, उस चीज़ को हमको जानना चाहिए, उस चीज़ को हमको समझना चाहिए ओवरऑल, तभी हम कहीं जाके जो ओवरऑल हेल्थ है इंसान की उस पर काम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना कि जो टोटल एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, जैसे ये इसमें जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारा जो पूरा का पूरा एनवायरमेंटल एक्सपोजर है इसको बोलता है एक्सपोजोम्स, और इसकी स्टडी को बोलता है एक्सपोजोमिक्स वर्ड। हम एक्सपोजोमिक वर्ड जो है वो इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो ये एक्सपोजोमिक्स वर्ड हम लाइक वी आर यूजिंग, अब इसमें देखो कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हमारे पास बहुत अल्टीमेट टेक्नोलॉजी, जैसे एक कई प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे मान लो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि जो भी केमिकल्स मौजूद हैं ब्लड में, यूरिन में, जो केमिकल है मौजूद हैं ब्लड यूरिन में, उसको आप नाप सकते हो। आपके पास आज के टाइम पे कुछ सेंसर्स हैं जिनको आप खुद पहन सकते हो, जिसे हम बोलते हैं वियरेबल सेंसर्स। वियरेबल सेंसर्स मौजूद होते हैं, मतलब आप उनको पहन सकते हो और उस बेसिस में आपको जानकारी हो जाएगी कि क्या पॉल्यूशन का लेवल है। ठीक है, आज के समय में घड़ी और ये सब भी पहन के आप ये जान सकते हो कि अभी क्या है, कि इस समय आपके पास क्या मतलब पॉल्यूशन का लेवल किस प्रकार का है, वो आपको जानकारी हो जाएगी। आपके पास और भी ऐसी टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं ओमिक्स, एक वर्ड यूज़ होता है दैट वी कॉल इट एज ओमिक्स। ओमिक्स टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं। ओमिक्स टेक्नोलॉजीज़ का जैसे मान लो कि जीनोमिक्स, जिससे आपके जीन मेकअप, जीन्स कैसे हैं वो जान सकते हो। प्रोटीनोमिक्स, जो प्रोटीन्स आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में आप जो है वो जान सकते हो। तो इनको हम ओमिक्स टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास आज के समय जो डेटा है, बिग डेटा मौजूद है, AI बेस्ड जो डेटा, AI सिस्टम है जो उस डेटा को मॉनिटर भी कर सकता है, और डेटा एनालिसिस एबिलिटीज़ भी जो है वो हमारे पास है। तो ये बेसिकली ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है। अब क्योंकि इसके बेसिस पर आपको पूरी जानकारी हो सकती है कि इंसान के शरीर पे अलग अलग बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, एक्सपोजोम को हम जान सकते हैं। और उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि क्या कई प्रकार की जो फैक्टर्स हैं, मतलब कई प्रकार के फैक्टर्स बीमारियों के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं और वो कई प्रकार की बीमारियां कॉज कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके बेसिस पे हम एक बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड और टारगेटेड दवाइयाँ बना सकते हैं जो कि सिर्फ उसी इंसान के लिए ही हों। और वो इंसान, क्योंकि देखो हर इंसान के अंदर जो भी बीमारी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए सबके लिए फैक्टर सेम से हों, वो फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं। तो आप प्रिसीजन मेडिसिन डेवलप कर सकते हो। प्रिसीजन का मतलब कि जैसे कि प्रिसीजन मेडिसिन में ऐसा रहता है कि जो भी, सपोज़ करो किसी को कैंसर है, सपोज़ किसी को अगर कैंसर है तो उसके शरीर से सपोज़ करो आपने टी सेल्स निकाल लिए, उस टी सेल्स में लैब में लेकर गए, लैब में लेकर उस पर सर्टेन चेंजेस किए और चेंजेस करके उसके शरीर में दोबारा से डाल दिए, और वही टी सेल्स उस कैंसर का खात्मा कर देंगे। तो ये क्या है कि जो भी मेडिकेशन आप डेवलप कर रहे हो वो वेल टारगेटेड है, पर्सनल है, प्रिसाइज्ड है। तो ये प्रिसीजन मेडिसिन भी हम डेवलप कर सकते हैं, और ये तभी हम डेवलप कर सकते हैं जब हमें पता चले कि जो इंसान का जो हेल्थ है ना वो सिर्फ एक दो फैक्टर्स पे नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसमें एक्सपोजोम के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपोजोम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एबोमिनेबल मिस्ट्री। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एबोमिनेबल मिस्ट्री वर्ड जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक इस पे बन जाएगा। ठीक है, एबोमिनेबल मिस्ट्री बहुत यूनिक टॉपिक्स, और ये सब मैं आपको कोई इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग बिकॉज
ये जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली आपके न्यूज़पेपर के अंदर ये सब चीज़ें आई हैं। आपका काम क्या है कि जब भी आप ये सेशन अटेंड करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, एक लाइक बटन प्रेस करें। देखो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आपका भी सपोर्ट मैटर करता है। आपका रिस्पॉन्स बेटर रहेगा तो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू द सेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अगर ये सेशन हाईली इफेक्टिव है, आपको लाइक ये चीज़ कुछ समय में अपने आप ही पता चलेगी। और ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो आप किसी भी चैनल पर सर्च करेंगे, यू विल नॉट फाइंड इट। चाहे आप ये सेशन को के बाद आप अलग अलग चैनल पे चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसा वायरल कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट, बट ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो यूपीएससी का ज़रूरत है। लास्ट ईयर भी जो दैट सेशन दैट आई टुक, तो उसमें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम माई सेशन, दैट इज़ अराउंड 34 क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम द सेशंस इस साल 25 के प्रीलिम्स में, और उसमें 10-12 क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसका भी मैं डेटा आपको धीरे धीरे शो भी करता चला जाऊँगा। तो एबॉमिनेबल मिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो क्या होता है इसमें, एक टर्म आप याद रखना है, दैट वी कॉल इट एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन कहते हैं ना, जैसे अगर इंसानों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पहले बोले बंदर थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए। बट उसमें ना जैसे आपका अलग अलग फेस है कि पहले हम ये थे, फिर हम ये हुए, फिर हम ये हुए, फिर हम ये हुए, फिर हम ये हुए, फिर हम ये हो गए। ऐसा इवोल्यूशन जो है वो आपका हुआ। अब क्या है कि जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। चार्ल्स डार्विन थ्योरी भी किससे रिलेटेड है? चार्ल्स डार्विन थ्योरी भी बेसिकली क्या है, वो भी इवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। तो वो अलग अलग एस्पेक्ट इवोल्यूशन का उन्होंने हाईलाइट किया, और उन्होंने ही इस टर्म को हाईलाइट किया जिसे कहा गया एमोमिनेबल मिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि जैसे ये बहुत सारे ऐसे एक समय था जिसमें ऐसे प्लांट्स और ये थे, तो ये प्लांट्स जो आपके लाइक कुछ ऐसे प्लांट्स या जो भी फ्लावर्स हैं वो एकदम मतलब पहले कुछ ऐसी स्थिति थी, और सडनली जो है आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सडन अपीयरेंस कुछ जो फ्लावर प्लांट्स हैं ना, जो फ्लावर प्लांट्स हैं, उन फ्लावर प्लांट्स का एक सडन अपीयरेंस हुआ, मतलब एकदम से आ गए, और उनका सडन डाइवर्सिफिकेशन हुआ। जैसे मान लो पहले एक ही फ्लावर था, अब धीरे धीरे एक ऐसे प्लांट्स तुरंत आने लग गए जिनका सडन आपका लाइक अपीयरेंस हुआ, एकदम से अपीयरेंस हुआ, और अपीयरेंस भी सडन हुआ, और ये तेज़ी से डाइवर्सिफाई भी सडनली किए, मतलब बहुत उनके अलग अलग फॉर्म आ गए। तो ये जो मिस्ट्री है, मतलब ये कैसे हुआ ना, इस पर चार्ल्स डार्विन जो है वो मतलब एक तरीके से उनके अंदर मिस्ट्री है कि यार ये ऐसा कैसे हुआ। जैसे मान लो अगर हम अपना इवोल्यूशन की बात करें तो हमारे स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज का आपको फॉसिल मिलेगा, मतलब रिमेन्स मिलेंगे। आपको पता है कि यार इतने साल पहले ये थे हम, फिर हम ये हो गए, फिर हम ये हो गए, फिर हम ये हो गए। तो अलग अलग टाइम का आपको फॉसिल भी मिलेगा, रिमेन्स भी मिलेंगे, तभी आप ये बोल रहे हो। लेकिन ये जो आपके कुछ ऐसे सडन अपीयरेंस फ्लावरिंग प्लांट के हुए, उनका डाइवर्सिफिकेशन एकदम से हुआ, उसका कोई रिमेन नहीं मिला कि यार ये इससे इस स्टेज, जैसे यहाँ से ये इस स्टेज में कैसे पहुँच गए, तो बीच वाली स्टेज कहाँ गई, उसका कोई ऐसा फॉसिल नहीं मिला, ऐसा कोई रिमेन नहीं मिला। तो ये जो है इसको एमोमिनेबल मिस्ट्री बोलते हैं। इसको जो टर्म यूज़ किया जाता है इवोल्यूशन कंटेक्स्ट में, इसको बोला गया कि ये बेसिकली क्या है कि एमोमिनेबल मिस्ट्री वर्ड यूज़ किया गया। और ये जो एमोमिनेबल मिस्ट्री है, ये डार्विन की जो थ्योरी है ना, जिसमें कहा गया कि धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, जिसे हम ग्रेजुअल इवोल्यूशन बोलते हैं, तो ये धीरे धीरे जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन है इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब ये है कि जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज और ये सब जो हो रहा है, तो जो स्पीसीज़ हैं वो अपने आप को तुरंत बदल सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर इस एबॉमिनेबल मिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ना कुछ बातें हाईलाइट की कि अगर सपोज 125 मिलियन साल पहले, 125 मिलियन ईयर्स एगो, 125 मिलियन ईयर अगो एकदम से ऐसा स्थिति अगर बन रही है कि सडन प्लांट अपीयर हो रहा है, फिर वो सडनली डाइवर्स कर रहा है, और ये एमोमिनेबल मिस्ट्री जो है वो आपकी आ रही है, तो ऐसी जब स्थिति बन रही है तो ये इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुछ जीन्स जो स्पेसिफिक इन प्लांट्स की सर्टेन जीन्स जो है वो आइडेंटिफाई की। उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसी जीन्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं, उस जीन की वजह से हुआ, और उनका नाम हमको जानना है। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे उन्होंने जो जीन आइडेंटिफाई किया, उस जीन का नाम क्या रखा गया? शुक्र जीन। क्या बोला गया? जो शुक्र जीन है, ये शुक्र जीन बेसिकली क्या है कि ये शुक्र जीन जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये शुक्र जीन आई, और ये शुक्र जीन बेसिकली धीरे धीरे जैसे
पॉलेंस और इन सब में एकदम से डेवलप हुई। अब इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, बट उतने उसमें हमें बेसिकली नहीं इतने उसमें जाना है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि एबॉमिनेबल मिस्ट्री के लिए इन्होंने जो हाईलाइट किया कि इसके लिए जो जीन मौजूद है वो आपका शुक्र जीन है। और ये शुक्र जीन, जैसे ये पॉलन होते हैं ना, ये पॉलन बेसिकली यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल में जाते हैं, अंदर जाते हैं, और ये फिर इसको पूरा फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सीड और ये सब फ्रूट्स बनते हैं, ये सब चीज़। तो यहाँ पे कहा कि सडन ये जीन का इमरजेंस हुआ, और इसने लगभग बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि जो पॉलेंस हैं उनका डेवलपमेंट कराया। मतलब इस जीन की वजह से पॉलेंस बने, और फिर ये पॉलेंस ने ही फैसिलिटेट किया, जिसे कंसीडर किया जाता है कि नए फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं वो आपके डेवलप हुए, और उनका बहुत सारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला। ठीक है, एक तो फ्लावरिंग प्लांट खूब सारे आए, और प्लांट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन भी जो है वो देखने को मिला। तो उस रेस्पॉन्सिबल जीन आप याद रखो, दैट रेस्पॉन्सिबल जीन इज कंसीडर टू बी अ शुक्र जीन। ठीक है, शुक्र जीन जो है यह ध्यान में, तो आपको बस ध्यान में रखना है। आपने ये सीखा कि एबॉमिनेबल मिस्ट्री क्या होती है। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि शुक्र जीन रिसेंटली न्यूज़ में है, वो आपका क्या है। ठीक है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, इसको स्कैन करके ठीक है। तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने पूरा डिस्कस किया है। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े, ज़रूर से जुड़े। हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल पे टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स हैं, उन सभी के द्वारा जो भी लेक्चर्स हैं आप देख सकते हैं, कंटेंट की क्वालिटी आप एक्सेस कर सकते हैं। कोड यूज़ करना SPLIV, मेरे द्वारा भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल शुरू हो रहा है 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। पूरा लाइव लेक्चर होगा, 450 पेजेस के नोट्स रहेंगे, प्लस जो लेक्चर्स लगभग आपके 75 प्लस लेक्चर्स हैं, उस पर आपके दोनों पेपर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे 26,999, जिसका ऑफर आज ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको GS प्लस ऑप्शनल सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो अमाउंट है, अगर सिर्फ आपको GS ज्वाइन करना है, ऑफर आज ही खत्म हो रहा है। और अगर GS प्लस ऑप्शनल दोनों कंबाइंड लेते हैं तो इस पर सारा एक्सेस आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV ही आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर से ज़रूर हाईलाइट करें। कहीं भी कुछ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है वॉइस और उसमें, तो वो भी मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।